जय हिंद दोस्तों। हम फिर से लेकर के आ गए आपके लिए क्लास 10th आईसीएसई बायोलॉजी का एक और अच्छा टॉपिक जीन्स एंड क्रोमोसोम्स हमने शुरू किया था। ये उसका दूसरा लेक्चर होने वाला है। लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, ठीक है। जीन्स एंड क्रोमोसोम्स में हमने एक ओवरव्यू लिया था कि जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है। हालांकि उसके बारे में अभी डिस्कस करना बहुत सारा टॉपिक उसके ऊपर बचा हुआ है, तो आज वो हम कवर करेंगे। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्रोमैटिन क्या होता है। क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन जो होता है ये आपका दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है हिस्टोन, और इन दोनों को मिला करके हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। तो जो लोग ये सारा नॉलेज नहीं लेकर के आए तो पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर पर आना, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो डीएनए और हिस्टोन, और इसमें भी हम लोगों ने डीएनए के पूरा डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और डीएनए की पैकेजिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। क्योंकि डीएनए इज अ वेरी लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल, मैंने आपको ये बताया था। इसको पैक करके रखना, इसको राउंड अप करके या जिस भी तरीके से एक छोटे से माइक्रोन के न्यूक्लियस में रखना। आप समझ पा रहे हैं माइक्रोन का मतलब क्या होता है? 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ मीटर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना छोटा होता होगा न्यूक्लियस, ठीक है। माइक्रॉन्स में होता है न्यूक्लियस का साइज। तो इतने छोटे से न्यूक्लियस में इतना बड़ा सा मैक्रोमोलिक्यूल रखना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है। तो वो कैसे होता है? वो पैकेजिंग के थ्रू होता है। दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन, दिस इज हिस्टोन, ठीक है। और हिस्टोन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? हिस्टोन ऑक्टामर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में की थी। 40% डीएनए प्रेजेंट होता है और 60% जो है आपका हिस्टोन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोसोम के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब सेल को डिवाइड करना था, सेल को डिवाइड करना था, तो ये क्रोमैटिन क्या होता है? इट कंडेंसेस एंड कॉइल्स टू फॉर्म हाईली कंडेंसेस, ठीक है। बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है? ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता था, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था। सेल जब डिवाइड करने वाला होता है तो ये क्रोमैटिन मटेरियल क्या करता है? ये जो है कंडेंस, हाईली कंडेंस्ड और कॉइल्ड फॉर्म में हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, ठीक है। और क्रोमोसोम्स हमको किस प्रकार का दिखाई देता है? मैं यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे दिखाई देते हैं आपको। अभी इनके बारे में भी हमको थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करना है। तो कुछ इस प्रकार का क्रोमोसोम हमको दिखाई देता है, ठीक है। ऐसा क्रोमोसोम, ये क्रोमैटिन कंडेंस करके ही क्रोमोसोम बनाता है। क्या आपको क्लियर हो रही है बात? अगर इसको और अच्छे से देखा जाए तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसमें सेंट्रोमियर क्या होता है, क्रोमैटिड्स क्या होती हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक। अब क्या था कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जीन क्या होता है, ठीक है। जीन के बारे में हमने पढ़ा था, जीन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जीन्स आर दी यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। जीन्स आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी कि जीन्स जो है ये कुछ ऐसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करती है। इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन that is transferred from parent to offspring, ठीक है। इसीलिए आप लोगों के अंदर आपके मम्मी का और आपके पापा के कैरेक्टर्स कुछ कुछ पाए जाते हैं, ठीक है।
कुछ कुछ नहीं भी पाए जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम अभी जीन्स में और इलेबोरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। जीन क्या है? इट इज़ अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट इज कैरीड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वन जनरेशन, G1 लिख रहे हैं, या वन जनरेशन टू अदर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, उसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? जीन की एक और डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस की थी, मैं थोड़ा सा इधर का इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। हो गया? ये मैं समराइज कर रहा हूँ, ये नया नहीं है आप लोगों के लिए, ये आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जीन की एक और डेफिनेशन मैंने बताई थी लास्ट क्लास में। वो क्या था कि जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, और मोर स्पेसिफिकली कहा जाए तो पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर सिंगल प्रोटीन। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? प्रोटीन से ही हमारी पूरी बॉडी मिलकर बनी हुई है, ठीक है। प्रोटीन से ही सारे एंजाइम्स बनते हैं, आपके नेल्स, आपके हेयर, सारा कुछ प्रोटीन ही तो है, ठीक है, केराटिन प्रोटीन। और आपके स्किन का पिगमेंटेशन मेलेनिन प्रोटीन से होता है। यानी कि हमारी पूरी बॉडी, हार्मोन्स, हमारे सारा जो मैकेनिज्म है वो प्रोटीन्स के थ्रू ही चल रहा है, ठीक है। तो इन प्रोटीन को बनाता कौन है हमारे बॉडी में? तो क्या होता है, एक संक्षेप में मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ कि ये डीएनए जो होता है, इसके पास कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस होते हैं, दैट डिसाइड्स द phenotype, that is the morphology of the organism। आप बात समझ पा रहे हैं मेरी? ठीक है। आपके अंदर कुछ ऐसे पर्टिकुलर जीन्स हैं जो वो आपको एक पर्टिकुलर फिनोटाइप, यानी कि आपके कुछ स्पेसिफिक एक्सटर्नल फीचर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक ह्यूमन का और किसी भी दूसरे एनिमल सच एज कैट का मान लो, ठीक है, इन दोनों का जीन्स अलग है, तभी तो ये दिखने में भी अलग है, ठीक है। इन दोनों के अंदर जीन्स अलग अलग प्रेजेंट हैं, डीएनए इनका अलग अलग प्रेजेंट है इनके अंदर। इसीलिए ह्यूमंस और कैट में काफ़ी ज़्यादा जमीन आसमान का फ़र्क होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे यहाँ पर? हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि डीएनए का ये पूरा सेगमेंट, मान लो ये पूरा डीएनए है, ठीक है। आप इमेजिन करिए कि ये डीएनए है, डीएनए का ये पर्टिकुलर सेगमेंट, ये वाला, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, सपोज करो कि ये वाला सेगमेंट जो है इसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि सिंगल वन प्रोटीन को कोड करेगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ कोड्स लिखे होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, चूँकि आप जीन्स, क्रोमोसोम, जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, आपको ये बेसिक आइडिया हल्का सा होना चाहिए कि ये डीएनए जो है इसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये मैंने बताया, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि डीएनए से ये इन्फॉर्मेशन अपने पास ले लेता है। तो ये काम होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये ऑप्शनल है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, या आप अपने नॉलेज के लिए इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। मैसेंजर मतलब ये इसका मैसेज ले रहा है, और अब कहाँ जाएगा अब मैं बताता हूँ। ये जाएगा राइबोसोम्स के पास, और राइबोसोम्स से प्रोटीन बनवाएगा विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए। यहाँ पे और भी एंजाइम्स एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे बॉडी में सारी प्रोटीन्स बनती हैं कि डीएनए से इंफॉर्मेशन कॉपी करता है मैसेंजर आरएनए, और फिर राइबोसोम और टीआरएनए की हेल्प से
प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, आप लोगों ने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा कि राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स कैसे दिखने में होते हैं, एक बड़ा सब यूनिट होता है, नीचे एक छोटा सब यूनिट होता है ना, ऐसा राइबोसोम होता है, नीचे छोटा सब यूनिट, ऊपर बड़ा सब यूनिट। क्लियर हो रहा है बात आपको? तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था, आप इसको नोट कर लीजिए। तो फिर आज का टॉपिक हम फ्रेश बिल्कुल क्रोमोसोम्स स्टार्ट करेंगे। हो गया नोट? चलिए, क्रोमोसोम्स हमने कल भी थोड़ा सा पढ़ा था, आज हम क्रोमोसोम्स को ख़त्म करेंगे और फिर उसके बाद जो है सेल साइकिल और सेल डिवीजन जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रोमोसोम्स। साथ में नोट्स बनाते जाइएगा, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, चीज़ें आपको याद होती जाएंगी। तो क्रोमोसोम क्या होता है, हाईली coiled and condensed chromatin network. Highly coiled and condensed chromatin network is called chromosomes. ठीक है, अब इनके बारे में एक खास बात यह है, दे अपीयर only at the time of cell division. ठीक है, केवल और केवल सेल डिवीजन के टाइम पर ये आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये सेल है, मान लो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं न्यूक्लियर पोर वगैरह नहीं बना रहा हूँ, केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्रोमैटिन नेटवर्क था। ठीक है, अब जब इस सेल को डिवाइड करना हुआ तो इसने क्या किया, इस सेल ने ये क्रोमैटिन नेटवर्क जो था इस सेल के अंदर, इसने क्या किया, इसने क्रोमोसोम्स बना लिए। यानी कि दिस क्रोमैटिन नेटवर्क की कॉइलिंग हो गई और काफी ज्यादा कंडेंस हो गया और ये क्या बना लिया, क्रोमोसोम्स। ऐसे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाई देंगे न्यूक्लियस के अंदर, ये बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्रोमोसोम्स है। और ये क्या है, क्रोमैटिन। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर को और अच्छे से देखा जाए, मैं यहाँ थोड़ा एनलार्ज्ड व्यू बना रहा हूँ क्रोमोसोम का। तो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा कि क्रोमोसोम एक्चुअली में होता क्या है। हालांकि मैंने बता ही दिया है कि आपको ये कंडेंस्ड एंड हाईली कॉइल्ड क्रोमैटिन मटेरियल होता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो मैंने कुछ इस तरह बनाया है। अब ये क्या है ना कि यहाँ पे क्रोमैटिन देखो, ये मैंने ऑरेंज कलर का बनाया है ना, क्रोमैटिन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे 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 कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉइल्ड है, आपको मतलब दिखाई नहीं देगा यहाँ कोई क्रोमैटिन जैसा कुछ है। ठीक है, हाईली कॉइल्ड क्रोमैटिन। क्या आपको क्लियर हुआ? अब देखिए, यहाँ बीच में ना कुछ ऐसा होता है, नॉट लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक, और ये क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स हैं, इनको हम बोलते हैं
क्रोमैटिड्स। क्या आपको क्लियर हो रहा है? अब देखो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, ये सेंट्रोमियर के पास कुछ ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। इनको हम बोलते हैं, इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, इनको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोचोर नहीं, काइनेटोकोर, ठीक है, काइनेटोकोर। अब देखो इतने सारे टर्मिनोलॉजीज को समझने के लिए, याद करने के लिए, अभी ये सारा कुछ आपको जो है ना सेल डिवीजन में पूरा यूज होने वाला है। सेंट्रोमियर का क्या फंक्शन है सेल डिवीजन में, काइनेटोकोर का क्या फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका, ठीक है। आपको क्या करना है कि ये क्रोमोसोम क्या है, जेनेटिक मटेरियल है ना, उसी का कंडेंस फॉर्म क्रोमैटिन का। आपको क्या करना है कि इसको 2 सेल्स में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का जो प्रोसेस है वो यहीं से शुरू होगा, यहीं से जो है 2 क्रोमैटिड, ये पहली क्रोमैटिड, ये दूसरी, ये दोनों डिवाइड होगी। तो डिवाइड होने के लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी सेल के अंदर जिनको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर, ठीक है। सेंट्रोजोम वगैरह आपको एनिमल सेल में मिलेगा, वो सब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो क्या करते हैं, इस काइनेटोकोर से ऐसे अटैच होते हैं और फिर ये क्रोमैटिड को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। वो सारा कुछ अभी हम पढ़ेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, क्रोमोसोम की डिटेल्स थी ये, पहले आप इतना नोट करिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमको क्या बात करना है कि सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाई सेल डिवीजन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेल डिवीजन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो बेसिकली इनके 4 इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला यहाँ पर रिप्लेसमेंट, ठीक है। दूसरा रिपेयर, तीसरा क्या है, रिप्रोडक्शन, और चौथा क्या है, ग्रोथ, ठीक है। अब इन सभी टॉपिक्स को, इन सभी पॉइंट्स को ब्रीफली डिस्कस करता हूँ। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि एवरी सेल हैज अ लाइफ स्पैन। इस लाइन से ही आप समझ गए होंगे कि कोई भी सेल जो है वो इमॉर्टल नहीं होता, एक्सेप्ट फ्यू कैंसरस सेल्स, ठीक है। उनको छोड़ दिया जाए तो जनरली देखा जाए कोई भी सेल जो है वो इमॉर्टल नहीं होता है, ठीक है। उसकी भी एक लाइफ स्पैन होती है। तो सेल शुड बी रिप्लेस्ड, सेल्स हैव टू बी रिप्लेस्ड, ठीक है। तो रिप्लेस्ड होने ही चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है, सेल डिवीजन से हो सकता है। तो एक रिप्लेसमेंट का फंक्शन होता है कि सेल डिवीजन जो है वो वॉर्न आउट डेड सेल्स को रिप्लेस करता है, ठीक है। सेल डिवीजन क्या करता है, वॉर्न आउट डेड सेल्स को रिप्लेस करता है, इसे वो रिप्लेसमेंट कहते हैं। अब ये रिपेयर क्या होता है, मान लो कोई एक्सीडेंटल इंजुरी हो गई, ठीक है। तो एक्सीडेंटल इंजरी के केस में क्या होता है, जैसे हाथ कट गया, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि 1 हफ्ते बाद वो धीरे धीरे सही होता दिखाई देगा। तो कैसे सही हो रहा है, वहां पर सेल्स जो है डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। जैसे हाथ जल जाता है ना, तो हाथ जलता है तो आपके स्किन की ऊपर की जो लेयर होती है वो निकल जाती है,
ठीक है। तो फिर उसके बाद एक नई लेयर जो है स्किन की बन जाती है, ठीक है। वो कैसे होता है? थ्रू सेल डिवीजन। सेल डिवाइड करता है, न्यू सेल बनाता है। रिप्रोडक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है सेल डिवीजन का, इसको मैं सेपरेटली डिस्कस करूँगा। ग्रोथ की बात करें तो आप जानते हैं कि सेवरल प्लांट्स में कुछ मेरिस्टेमेटिक रीजन होते हैं। मेरिस्टेमेटिक रीजन होती है प्लांट में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? इट इज अ पॉइंट ऑफ रैपिड ग्रोथ नहीं, केवल रैपिड ग्रोथ, बहुत ही तेजी से यहाँ के सेल्स डिवाइड करते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा स्पीड से। मेरिस्टेमेटिक रीजन, अब ये मेरिस्टेमेटिक रीजन कहाँ हो सकता है? ये कहाँ कहाँ पे हो सकता है? टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स, ठीक है। टिप्स पे अक्सर ये प्रेजेंट होता है। क्या आपको क्लियर हो रहा है? आप इतना नोट कर लीजिए। तो मैं रिप्रोडक्शन वाला पार्ट जो है ये सेपरेटली डिस्कस करूंगा। अब देखो, एक बात बता दूं, ये रिप्लेसमेंट का काम, रिपेयर का काम और ग्रोथ का काम, ये कैसे हो रहा था? ये कहाँ पे हो रहा है? ये तीनों हो रहा है आपको, ये तीनों चीज जो है ये आपके बॉडी सेल्स में हो रही है। बॉडी सेल्स, ये कलर आपको दिख रहा है? ठीक ठीक, ये बॉडी सेल्स में हो रही है। बॉडी सेल्स को और क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम सोमैटिक सेल्स। तो बॉडी में जो डिवीजन होता है, जो सेल डिवीजन जो बॉडी में होता है, अभी ये मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सोमैटिक सेल्स में जो डिवीजन होता है, जो आपके नॉर्मल बॉडी के सेल्स में डिवीजन हो रहा है, इनको हम कहते हैं माइटोसिस। क्या बात क्लियर हुई आपको? इनको हम कहते हैं माइटोसिस। क्लियर है? तो पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम रिप्रोडक्शन वाला पार्ट क्लियर करते हैं। हो गया नोट? चलिए, तो सेल डिवीजन का रिप्रोडक्शन में क्या रोल है, अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार एक व्यू देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होता कैसे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले सिंपलेस्ट एग्जांपल लेता हूं अमीबा का, ठीक है। अमीबा दैट इज यूनिसेल्युलर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को अमीबा रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मान लो एक अमीबा का सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये क्या करेगा? ये माइटोसिस करेगा, ठीक है। जो सेल डिवीजन आपके सेल्स में, आपके नॉर्मल बॉडी सेल्स में हो रहा है, वो माइटोसिस है। और इसी माइटोसिस का यूज करके ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे? दे डिवाइड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। देख रहे हो? इस तरह से ये डिवाइड करता है, ठीक है। और फिर फाइनली 2 डॉटर सेल्स में चेंज हो जाता है। क्या बात आपको क्लियर हुई? तो ये एक टाइप का रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है। आप इसको क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपने क्लास 8th में पढ़ रखा है, 9th में या 8th में, जब भी, कि इसमें कोई 2 पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है, कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं है। गैमीट्स के बारे में भी हमको डिस्कस करना है रिप्रोडक्शन में, कि कैसे सेल डिवीजन हो रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है ये माइटोसिस का यूज कर रहा है, माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन का यूज कर रहा है अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए। और खास बात क्या है माइटोसिस की, अभी माइटोसिस तो मैं अलग से डिस्कस करूंगा ही, एक पॉइंट आपको बता देता हूँ कि ये डॉटर सेल्स, यहाँ लिख दे रहा हूँ, डॉटर सेल्स आर exactly same copy
ऑफ देयर पैरेंट सेल। यानी कि आप नोटिस करेंगे ना कि जेनेटिकली भी देखा जाए या मॉर्फोलॉजिकली देखा जाए, चाहे आप उसके जीन्स को देख लें, चाहे आप उनके मॉर्फोलॉजी को देख लें, यानी कि एक्सटर्नल फीचर, आपको पेरेंट सेल और डॉटर सेल बिल्कुल सेम नजर आएगा। ठीक है, दे आर एग्जैक्टली द सेम कॉपी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड क्लोन्स। या क्लोन्स को आप रहने ही दीजिए, ठीक है, एग्जैक्टली सेम कॉपी होती है। दैट्स व्हाई माइटोसिस में क्या होता है, इनका जेनेटिक क्या बोलते हैं उसको, जीनोटाइप कह लीजिए आप, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन, इनका जीन जो है और इनकी मॉर्फोलॉजी वो दोनों सेम होगी। ठीक है, आप इसको नोट करिए, तो फिर उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँगा। हो गया नोट? चलिए, अब मेन यहाँ पर क्या है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था, अब मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है मेल, अनदर वन इज फीमेल। ठीक है, मेल का देखो एक सिंबल होता है ये, और फीमेल का भी एक सिंबल होता है ये। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आप आगे से मैं यही बनाऊंगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। मेल एंड फीमेल, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। मेल जो है इसके अंदर, अगर ह्यूमंस की बात करें या एक इन जनरल बात करते हैं, मान लो कि यहाँ पर 2n क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, 2 × n क्रोमोसोम्स। फीमेल के पास भी क्या होगा, 2 × n क्रोमोसोम्स होंगे। क्या बात आपको क्लियर है? ठीक है, देखो 2 × n का मतलब क्या हो गया, n + n = 2n, कुछ ऐसा है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो 2n क्रोमोसोम्स जो है मेल में है, 2n क्रोमोसोम्स फीमेल में है। अब क्या होगा, ये मेल और फीमेल क्या करेंगे, अपने गैमीट्स बनाएंगे। ये बनाएगा मेल गैमीट और फीमेल बनाएगी फीमेल गैमीट। क्या क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अब ये गैमीट्स जो हैं ये आपस में क्या करते हैं, ये आपस में फ्यूज करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट, जो न्यू ऑर्गेनिज्म को जो है प्रोड्यूस करता है डिवाइड करके। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप ध्यान दीजिए, अगर ये 2n है, ये भी 2n है, तो इनके गैमीट्स में क्या होगा, क्या आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि यहाँ क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, यहाँ पर भी n क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जब फर्टिलाइज करेगा, जैसे कि मेल में मान लो गैमीट जो है स्पर्म है। ठीक है, ये इसको मेल सेक्स सेल भी बोलते हैं, मेल सेक्स सेल, और यहाँ पर क्या है, गैमीट मान लो एग है। ठीक है, या ओवा। ठीक, इनको बोलते हैं फीमेल सेक्स सेल। क्लियर हुई बात? तो यहाँ क्रोमोसोम नंबर जो है आप देख रहे हैं हाफ हो जा रहा है। पहले नॉर्मल मेल और फीमेल में 2n क्रोमोसोम्स था, इनके गैमीट्स में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं इनमें जब सेल डिवीजन हुआ तो क्रोमोसोम नंबर जो है ये हाफ हो गया। ये 2n जो है ये क्रोमोसोम नंबर को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पर इनका जो है गैमीट्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। जब ये स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, तो क्या होगा, जाइगोट में n + n जो है ये बन जाएगा 2n, और 2n जो है क्रोमोसोम मेल और फीमेल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का था। तो इस तरीके से यहाँ पर
कंजर्व रहेगा, जितना पहले जिस ऑर्गेनिज्म में जितना क्रोमोसोम था ये बाद में उतना ही कंजर्व रहेगा। अब आप सोचिए जरा कि ये किस टाइप का सेल डिवीजन है कि यहाँ पर जो है क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जा रहा है ना। माइटोसिस में तो ऐसा होता नहीं था। माइटोसिस में क्या होता था, हालांकि माइटोसिस में भी मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। तो अभी माइटोसिस और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीजन हो रहा है, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मियोसिस। दोनों बड़ा ही मिलता जुलता नाम है। वो माइटोसिस है, ये मियोसिस है, ठीक है। तो मियोसिस को आप बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्यों रिडक्शनल बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, यहां पर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, हाफ हो जा रहा है। क्यों हाफ हो जा रहा है, क्योंकि ये आगे फ्यूज करके फिर से 2n बनाएगा। मान लो अगर ये हाफ ना हो, ये भी 2n ये भी 2n, जैसे कि माइटोसिस में होता था। एक ऑर्गेनिज्म जैसा है, ये बिल्कुल अपने जैसे ही सेम दो ऑर्गेनिजम्स को जन्म देगा, जैसे अमीबा में होता था, ठीक है। तो ये इससे सेम रहेगा, ये इससे सेम रहेगा, ये दोनों आपस में सेम रहेंगे, ठीक है। सेम होने का मतलब अगर इसके पास 2n है तो इसके पास भी 2n होगा, इसके पास भी 2n क्रोमोसोम्स होंगे। आप बात को समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये सेपरेट है, ठीक है, ये सेपरेट चीज है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ 2n मेल के पास है, 2n फीमेल के पास है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जा रहा है, रेड्यूस हो जा रहा है इनके गैमीट्स में, ठीक है। और फिर ये फ्यूज कर रहा है तो जाइगोट फिर से 2n मिल रहा है, जो कि इस ऑर्गेनिज्म को रिजेंबल करेगा आगे। अगर ये रिड्यूस ना होता, अगर ये भी 2n रहता, ये भी 2n रहता, तो फिर आप सोच पा रहे हैं क्या होता, यहाँ 4n हो जाता, और 4n हो जाता तो फिर ये ऑर्गेनिज्म कुछ और ही बन जाता है ना। फिर ये इनको रिजेंबल नहीं करता अपने पेरेंट्स को, क्योंकि यहाँ पूरा जीन का स्ट्रक्चर ही डीएनए ही चेंज हो जाता। आप बात समझ पा रहे हैं, क्या आप बात को समझ पा रहे हैं। तो ये फंक्शन है सेल डिवीजन का। तो सेल डिवीजन जो है इस प्रकार रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने माइटोसिस को पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने मियोसिस को पढ़ा है। ये अभी मैं इसके बारे में आपको और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। ये जाइगोट जो है आगे जाकर के बेबी बनाएगा, ऑफस्प्रिंग। क्लियर हुई बात, वैसे ये रेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन फाइनली स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये था इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेल साइकिल की तरफ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल साइकिल, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब एक सेल डिवाइड करने वाला होता है, ठीक है, तो बिफोर डिवाइडिंग cell grows in size, replicates its DNA क्या है, जेनेटिक मटेरियल, इसको वो रेप्लिकेट करेगा, यानी कि डबल कर लेगा, ठीक है। अभी इसके बारे में इसका यूटिलिटी मैं समझाऊंगा कि रेप्लिकेट्स DNA, सिंथेसाइज मोर RNA, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये सेल जो है डिवाइड करने के पहले कुछ तैयारी कर रहा है ना, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है टू डिवाइड। सो द इवेंट्स
taking place the events taking place during cell division the events taking place during the cell division in which cell grows in size, जो मैंने ऊपर अभी लिखा, in which cell grows in size, replicates, या replicates की आप replicate की जगह आप लिख सकते हैं duplicate भी, duplicates its DNA, synthesize RNA and proteins. ठीक है, the events taking place during cell division in which cell grows in size, replicates its DNA, synthesizes RNAs, more RNA and proteins and डिवाइड एंड रीडिवाइड. ठीक है, डिवाइड करने के बाद फिर से डिवाइड करें, डिवाइड एंड रीडिवाइड. दिस इज कॉल्ड ये इजी सी डेफिनेशन है. आप लोग अपनी बुक्स वाली डेफिनेशन भी देख सकते हैं. ठीक है, वैसे मैंने ये इजी सा डेफिनेशन आप लोगों के लिए बनाया. दिस इज कॉल्ड सेल साइकिल. क्लियर हुआ? क्लियर हो गया आपको? देखो, कुछ सेल्स हमारे बॉडी में ऐसे होते हैं ना, जो अभी मैंने आपको बताया कि हर सेल का लाइफ स्पैन होता है. ठीक है, तो कुछ बॉडी में सेल्स ऐसे होते हैं जो एक बार डिवाइड होने के बाद बंद हो जाते हैं डिवाइड करने. ठीक है, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं. आप पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए. तो हम बात कर रहे थे सेल साइकिल के बारे में. तो सेल साइकिल जो है, इसका एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है. ठीक है, रेगुलेटरी. ठीक है, सेल्स को कुछ सिग्नल्स मिलते हैं जिससे पता चलता है उनको कि अब उनको डिवाइड करना है. ठीक है, ये इतना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है अगर मान लो सेल अनकंट्रोलेबली डिवाइड करने लगा. अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन. ठीक है, ये सेल साइकिल रुकी ही नहीं, बार बार डिवाइड करते गई. तो ये क्या करेगा, ये एक आउटग्रोथ बना लेगा. आउटग्रोथ, बॉडी के जिस हिस्से में ये सेल डिवीजन अनकंट्रोलेबली होगा वहां पे एक आउटग्रोथ बन जाएगी. ठीक है, और इस आउटग्रोथ को हम बोलते हैं ट्यूमर. ठीक है, this tumor can be cancerous or can be non-cancerous. ठीक है, so uncontrolled cell division can lead to cancer. ठीक है, तो इनका कुछ ना कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है. जब ये लॉस्ट होता है तब ये इस टाइप के प्रॉब्लम को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, जैसे कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म एग्जांपल लेते हैं नर्व सेल का. तो नर्व सेल जो है वंस डेड कैन नॉट बी फॉर्म्ड. ठीक है, नर्व सेल आर ओनली प्रोड्यूस्ड during embryonic stage. ठीक है,
यानी कि नर्व सेल जो है आपके एम्ब्रियोनिक, जब आप अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज पर रहे होंगे उस टाइम जो नर्व सेल बनना था वो बन चुका। अब आपका अगर नर्व सेल में कुछ गड़बड़ी होती है तो ये दोबारा फॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ, नर्व सेल यानी कि मैं न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखें, अगर लिवर सेल का एग्जांपल लें तो इट कैन डिवाइड once in 2 years। ठीक है, 2 साल में एक बार कभी डिवाइड कर लिया तो कर लिया। अगर हम प्लांट्स में, अब देखो 2 एग्जांपल साथ में ले रहा हूं, प्लांट्स के मेरिस्टेमेटिक जोन की बात करूं, मेरिस्टेमेटिक पॉइंट, और ह्यूमन स्किन की बात करूं, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, इन दोनों में क्या क्या होता है, ये नीचे का आपको दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, तो इन दोनों में क्या होता है, रैपिड सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। ठीक है, काफी तेजी से सेल डिवाइड करता है। क्या बात आपको क्लियर हो रही है? आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सेल साइकिल में कौन कौन से फेजेस होते हैं। कि मैंने अभी आपको बताया ना कि सेल साइकिल में क्या होता है कि सेल ग्रो करता है, कुछ अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि वो डिवाइड कर पाए, तो भी अब हम लोग वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका ये नोट हो गया होगा, मैं इरेज कर रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लिया करिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे इन सभी चीज़ों को। अगर आप नोट कर लेंगे तो आपको याद करने में काफ़ी आसान हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, सेल साइकिल में 2 फेजेस मुख्य प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। एम फेज कह लीजिए, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं, माइटोसिस। ठीक है, अब आप कहेंगे क्यों कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं, है ना, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ। ठीक है, तो इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज में आपके 3 और फेज होते हैं। एक होता है G1, एक होता है S फेज, एक होता है, मैं थोड़ा गैप लेकर के लिख लेता हूँ उसे, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज। इसको क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंड ग्रोथ फेज। क्या क्लियर हो पा रहा है आपको? फर्स्ट ग्रोथ फेज, सेकेंड सिंथेसिस फेज एंड सेकेंड ग्रोथ फेज। ठीक है, उसी जगह माइटोसिस में भी कुछ फेजेस होते हैं। माइटोसिस में 2 डिविजन्स हैं। ठीक है, एक एक चीज मैं क्लियर करूंगा। माइटोसिस में 2 फेजेस हैं, एक का नाम है कैरियोकाइनेसिस और दूसरे का नाम क्या है, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, आपको सेल डिवीजन में मेनली माइटोसिस ही पढ़ना है। मियोसिस के बारे में थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया मैं आपको दे दूंगा, मे भी उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बनाना पड़ जाए। ठीक है,
तो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। देखो एक बात ध्यान रखना, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन या स्प्लिटिंग, ठीक है, डिवीजन। और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है कैरियोकाइनेसिस में। और साइटो का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म। और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, दैट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो आप इमेजिन कर पा रहे हैं, आप मेरे को लग रहा है कि आप समझ पा रहे हैं कि इंटरफेज में क्या होगा कि सेल जो है थोड़ा ग्रो करेगा, कुछ आरएनए बनाएगा, कुछ प्रोटीन बनाएगा, कुछ अपने डीएनए को भी क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, डुप्लीकेट करेगा, ठीक है। जब इसके पास भरपूर मात्रा में सारी चीजें हो जाएंगी, इसका जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाएगा, तब जा करके नहीं ये डिवाइड कर पाएगा। दोनों सेल को इक्वल अमाउंट ऑफ इसको देना है ना। यहाँ पर क्या होने वाला है कि एक सेल के पास, मान लो एक सेल के पास अगर 2n उसका जो है क्रोमोसोम्स हैं, तो अगले 2 सेल के पास भी 2n होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये मान लो अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं किया, तो क्या होगा, ये 2n है, अब ये अपने 2n क्रोमोसोम्स को ये क्या करेगा, बांट देगा। तो यहाँ पे n, यहाँ पे n हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये जब डिवाइड करेंगे, मान लो रेप्लिकेट नहीं किए, तो क्या होगा, ये n/2 हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी ना। यहाँ भी बना करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये 2n है, ये इसने क्या किया, रेप्लिकेट अपने डीएनए को नहीं किया, डिवाइड किया n और n में। अब ये दोनों भी जो है इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, ये n/2 हो जाएगा, फिर ये n/2 हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या अराइज हो रही है, आप समझ पा रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये अराइज हो रही है कि आपके डीएनए का नंबर, या आप कह सकते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल आपके अंदर रेड्यूस होते जाएगा, ठीक है। आप जनरेशन में आगे बढ़ेंगे, क्रोमोसोम का नंबर जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो रिड्यूस होता चला जाएगा, ऑर्गेनिज्म जो है वो जो था वो रह नहीं जाएगा, ठीक है। तो अपने क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखने के लिए क्या होता है, डीएनए को रेप्लिकेट कराना होता है, और वो डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो इंटरफेज में होता है, ठीक है। यहाँ पर कई चीजें होती हैं, यहाँ पर आरएनए सिंथेसाइज होता है, प्रोटीन बनता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर प्रिपरेशन होता है सेल डिवीजन को करने के लिए, ठीक है। जब यहाँ सेल प्रिपेयर हो जाता है तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ठीक है। उसके अंदर जो क्रोमोसोम है पहले वो डिवाइड करेगा। जब 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे तो साइटोकाइनेसिस होगा, वो 2 सेल जो है डिवाइड हो जाएगा, वो सेल जो है डिवाइड हो जाएगा। पिक्चर क्लियर हो रही है, मैं डायग्राम से अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप उसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, यहाँ पर मुझे लिखना है इसलिए मैं पूरा नहीं मिटाऊंगा। ये वाला पार्ट मिटा देते हैं, ठीक है। इसको अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इंटरफेस समझ लेते हैं, इंटरफेस की पूरी कहानी। तो इंटरफेस जो है इसको प्रीवियसली इसको रेस्टिंग फेज कहा जाता था, रेस्टिंग फेज। क्योंकि अगर आप किसी सेल को देखें तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर बड़ा ही शांत सा वातावरण बना होता था, ठीक है। आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कुछ चल रहा है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन प्रीवियस इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि दिस इंटरफेस इज अ रेस्टिंग फेज। क्या है ये एक रेस्टिंग फेज है।
समझ पा रहे हैं? लेकिन बट इट वॉज हाईली, देख रहे हो कुछ हो रहा है यहाँ पर, आपको लग रहा है कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन फर्दर रिसर्च ने बताया दैट इट वॉज हाईली एक्टिव एंड मेटाबॉलिक फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। क्या आपको बातें क्लियर हो रही है मेरी? ठीक है, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि सेपरेटली G1 फेज, S फेज और G2 फेज में क्या क्या होता है। तो मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। हो गया? चलिए तो यहाँ पे G1 फेज में क्या होता है, पहला पॉइंट, सेल्स साइटोप्लाज्म इंक्रीज इन वॉल्यूम। सेल जो है सबसे पहले अपना क्या करेगा, साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं यहां लिखूंगा, दूसरा पॉइंट साइटोप्लाज्म इंक्रीज करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया in animal cell and chloroplast in plant cell divides। माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका एनिमल सेल में और क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और आप ये भी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का एक डीएनए होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए। तो ये अपने आप में ही ऑटोनॉमस ऑर्गेनली है, ये जो है डिवाइड करेगी इस तरीके से। तो ये G1 फेज की बातें थी, ये सेपरेट G1 फेज की बात। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम G2 फेज की बात करेंगे, सॉरी S फेज की बात करेंगे। S फेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां पर क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन को भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है, मैं इसके बाद आपको वो वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है, और G2 फेज में क्या होगा, सम RNAs and proteins are synthesized। ठीक है, कुछ आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा G2 फेज में। तो अभी जो मैंने बताया था आपको कि सेल का ग्रोथ होगा, ठीक है, वॉल्यूम में इंक्रीज, सेल अपने जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो डीएनए उसको रेप्लिकेट कराएगा। और तीसरी चीज मैंने बोला था कि ये आरएनए और प्रोटीन बनाएगा सेल। आप बात को समझ पा रहे हैं? सॉरी, आरएनए और प्रोटीन सेल बनाएगा, सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, तो इसको क्या किया मैंने, 3 फेजेस में आपको सेपरेटली बता दिया, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। आप इसको नोट कर लीजिए पहले, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, जो सेल जो है इंटरफेज में एंटर किया होगा, मे बी वो सेल
डिवाइड करके आ रहा हो, ये बड़ा सेल हुआ, ये छोटे छोटे 2 सेल्स को बनाया, यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ। ठीक है, तो अभी ये सेल्स क्या हैं, इसके कंपैरिजन में छोटे हैं, तो अभी इसके जैसे हैं नहीं, तो इन सेल्स को, इन डॉटर सेल्स को भी इनकी तरह बनना है। ठीक है, इन डॉटर सेल्स को भी अपने पेरेंट सेल की तरह बनना है। तो ये क्या करेंगे, ये इंटरफेज में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, मैं आपको आगे की बात, जैसे देखो इंटरफेज हुआ, इंटरफेज के बाद क्या होगा, सेल डिवाइड करेगा, माइटोसिस होगी, जो अभी मैंने बताया आपको पहले, न्यूक्लियर डिवीजन, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियस डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म डिवाइड किया, सेल डिवाइड किया, फिर से वो इंटरफेज में एंटर करेगा। ठीक है, तो दिस सेल विल एंटर इनटू इंटरफेज। अब देखो इस सेल के पास, इस डिवाइडेड सेल के पास जो कि इंटरफेज में एंटर किया है, इसके पास 2 ऑप्शंस हैं। ये G1 फेज को कंप्लीट करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, द डिवाइडेड सेल कंप्लीट्स G1 फेज। ठीक है, G1 फेज कंप्लीट कर लेगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सेल जो है, ये G1 फेज अगर कंप्लीट कर लिया तो क्या हो जाएगा, ये अपने पेरेंट सेल जैसा हो जाएगा, ये अपने पेरेंट सेल जैसा हो जाएगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम जो है, साइज, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, अब G1 फेज के बाद इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये रेस्ट कर ले, या तो ये रेस्ट कर ले, या तो ये फर्दर डिवाइड करे, फर्दर डिवाइड करे बाय माइटोसिस। बात क्लियर है? ठीक है, रेस्ट करेगा तो क्या करेगा, G1 फेज के बाद ये छोड़ देगा, बाकी S फेज और G2 फेज नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ रेस्टिंग में क्या होगा, S फेज भी नहीं होगा, G2 फेज भी नहीं होगा, केवल और केवल G1 फेज होगा। ठीक है, फर्दर इसको डिवाइड करना होगा, तो इसने अपने डीएनए को रेप्लिकेट किया, फिर उसके बाद आरएनए और प्रोटीन को बनाया, तो फिर उसके बाद ये डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये बात मुझे बताना था आपको, आप ये सारा कुछ नोट कर लीजिए, तो फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन में भी। आज का ये लास्ट टॉपिक होगा। नोट हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक। डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, उसके रियल मैकेनिज्म को आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा। समझ लीजिए, ये है आपका पेरेंट डीएनए। ठीक है, ये क्या है, पेरेंट डीएनए। इस सेल के अंदर है। अब इसको क्या करना है, रेप्लिकेट करना है। तो रेप्लिकेट कैसे करेगा, यहाँ बीच में आप जानते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है कि नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं। आप कलर पर मत जाइएगा, आप केवल अंडरस्टैंड करिए चीज़ों को। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले डीएनए स्ट्रैंड की अनवाइंडिंग होगी। अनवाइंडिंग, तो डीएनए जो है, ये ऐसे टर्न था, वो खुल जाएगा। ठीक है, ये ऐसे टर्न है ना एक दूसरे के ऊपर, 2 स्ट्रैंड ऐसे टर्न है, ऐसे टर्न है, ये ऐसे ओपन हो जाएगी। ओपन होगी तो क्या होगी, लैडर लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। भाई क्या आप समझ पा रहे हैं? और ये बीच में नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यही टर्न था, अब ये खुल गया, अनवाइंडिंग हो गई डीएनए की। ठीक, अब क्या होगा कि यहाँ से ये ओपन होगा, इधर से इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स बीच बीच में टूटेंगे। डीएनए के बीच के यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं
नाइट्रोजिनस बेसिस के प्रेजेंट बीच में, ये यहाँ से टूटेंगे, ठीक है। ये एक साथ नहीं टूटता कभी भी, ठीक है। तो मैं आपको इसको इस तरीके से बना करके दिखाता हूँ, ये एक साथ कभी भी नहीं टूटता, धीरे 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 करके हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं। एक साथ टूटेगा तो फिर पूरा डीएनए ही अलग हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे टूटता है, यहाँ पे इंटैक्ट रहेगा, ये इंटैक्ट रहेगा, और ये वाला थोड़ा सा सेपरेट होगा। अब यहाँ पर कुछ बनेगा और यहाँ पर न्यू स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। यहाँ पर न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी, ठीक है। अब एक बात आपको मैं बता दूं यहाँ पर बेस पेयरिंग के बारे में। बेस पेयरिंग के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि मान लो यहाँ ए है, यहाँ टी है, यहाँ जी है, यहाँ सी है। ए की कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था? अरे भाई, ये डीएनए जो है जब जुड़ा हुआ था तो ए के सामने क्या था? टी था। टी के सामने क्या था? ए था। जी के सामने क्या था? सी था। और सी के सामने क्या था? जी था। अब देखो, ये जब ओपन हुआ, बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, इकट्ठे नहीं टूटेगा, थोड़ा सा पहले टूटेगा। तो ये टूटा जब, तो यहाँ पर एक न्यू स्ट्रैंड बन गया ऐसे। इसको थोड़ा दूर बना दूं, नहीं तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कैसे बताऊंगा आपको। ये ऐसे, एक यहाँ और एक यहाँ, ये असल में यहाँ जुड़ा नहीं होता, ठीक है। ये इसके ऊपर बनेगा, ये इसके ऊपर बनेगा, ठीक है। अब ये अनवाइंडिंग होती जाएगी, स्ट्रैंड बनता जाएगा, ये दूसरा वाला। सो दिस वन इज योर पेरेंटल स्ट्रैंड, और ये क्या है? न्यू स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड, ठीक है। तो अब न्यू स्ट्रैंड किस तरीके से होगा? ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी। यहाँ पे टी के सामने ए के सामने टी, सी के सामने जी और जी के सामने सी, ठीक है। इस तरीके से डीएनए जो है आपका फॉर्म हो जाएगा। अब ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता जाएगा और न्यू स्ट्रैंड जो है ये सिंथेसाइज होता जाएगा। मैंने आपको ये जो बताया है बहुत ही सरफेस से बता दिया, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आप हायर क्लासेस में इसको पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना ही जानना है केवल, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो डीएनए बना है उसमें क्या होगा। जो न्यू रेप्लिकेटेड डीएनए होगा, replicated DNA will have one strand of parent and another new strand, ठीक है। यानी कि फाइनली देखो, यहाँ पर व्हाइट स्ट्रैंड था, यहाँ मैंने न्यू स्ट्रैंड को येलो कलर से बनाया है। तो अब नया डीएनए जो होगा वो दो ठो, ठीक है। ये एक था, ये डुप्लीकेट हो गया। मैं यहाँ पे थोड़ा ये लेबलिंग थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो दो डीएनए बनेंगे वो किस प्रकार के होंगे? एक ये, एक ये, ऐसे होंगे। समझ पाए आप बात? बीच में इनके हाइड्रोजन बॉन्ड वापस से हो जाएगा। क्या आपको बात क्लियर हुई? तो रेप्लिकेटेड डीएनए में देखो, पुराने पेरेंटल डीएनए में पेरेंटल स्ट्रैंड था। अब जब ये रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट कैसे करता है ये मैंने बीच में आपको बता दिया। अब ये जब रेप्लिकेट करेगा, यहाँ से क्या होगा, इसके स्ट्रैंड्स जो है पहले अनवाइंड होंगे, फिर खुलेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड्स थोड़े थोड़े टूटते जाएंगे, थोड़े थोड़े न्यू स्ट्रैंड्स बनते जाएंगे। जब फाइनली पूरा बन जाएगा तो एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या होगा? पेरेंटल, ये पेरेंट स्ट्रैंड होगा, ठीक है, ये वाला भी, और ये वाला न्यू होगा, न्यू स्ट्रैंड। ये होगा आपका न्यू स्ट्रैंड। क्या आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है? तो ये डीएनए इस तरीके से रेप्लिकेट कर लेगा, फिर ये एस फेज में होगा, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज।
सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज। तो सिंथेसिस फेज में जब डीएनए रेप्लिकेट कर लेगा तो फिर उसके बाद आरएनए और प्रोटीन G2 फेज में बना करके माइटोसिस में एंटर कर जाएगा। ठीक है, अब माइटोसिस क्या होती है, माइटोसिस में किस तरीके से सेल डिवाइड करता है। सेल बिल्कुल रेडी है, ठीक है, आप लोग भी नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल रेडी रहिएगा कि आप जानिएगा इस बात को कि सेल किस तरीके से डिवाइड करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा अगला लेक्चर। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप केवल इतना याद रख सकते हैं कि ये डीएनए पेरेंट का है और ये डॉटर डीएनए है। ठीक है, रेप्लिकेटेड डॉटर डीएनए। अब इसमें कैसे कैसे स्ट्रैंड्स होते हैं मैंने आपको बता दिए, ये किस तरीके से रेप्लिकेट करता है थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।